बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसे चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी फर्स्ट ईयर फिजिक्स में हमने फर्स्ट लेक्चर में वर्क डन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। हमारे पास जो फोर्स है वो हर वक्त कांस्टेंट नहीं होती। हमारे पास मैनी सिचुएशंस ऐसी हैं, कुछ केसेस हमारे पास ऐसे हैं कि जिनमें हमारे पास जो है फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं होती। लेट्स सपोज अगर हमारे पास रॉकेट की मोशन को देखें तो जो अर्थ से ऊपर की तरफ जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके ऊपर कम हो रही है, यानी जो अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो रही है। एज ए रिजल्ट उसके ऊपर जो फोर्स है वो ज़्यादा हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स के तहत ये मोशन हो रही है। इसी तरह जो है हमारे पास एक और सिंपल केस है, अगर किसी स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करें तो स्टार्ट में जो फोर्स है वो हमें कम लगानी पड़ती है, मगर जैसे जैसे हम जो है स्प्रिंग को स्ट्रेच करते जाएं तो वैसे जो है हमें फोर्स जो है वो ज़्यादा लगानी पड़ती है। इस केस में हमारे पास जो वर्क डन हो रहा है वो कांस्टेंट फोर्स के तहत नहीं हो रहा, बल्कि एक वेरिएबल फोर्स हम उसके ऊपर जो है लगा रहे हैं। तो हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन है कि जहाँ वेरिएबल फोर्स है तो उसके लिए जो वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे तो हम जो है ना वहाँ कुछ ऐसे, लेट्स सपोज इसी रॉकेट की मोशन को देखें, एक पॉइंट ए से इनिशियल पोजीशन से ये पॉइंट बी तक पहुँच गया, और इस टोटल फ्लाइट के दौरान जो है टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कवर हुआ है इसके ऊपर जो वर्क डन हुआ हो रहा है रॉकेट के ऊपर, इस दौरान फोर्स हमारी जो है वो कांस्टेंट नहीं थी, बल्कि डिस्प्लेसमेंट जितना कवर हो रहा था अर्थ से जितना रॉकेट ऊपर जा रहा है उतनी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल कम हो रहा है। एज अ रिजल्ट उसके ऊपर जो फोर्स है वो इंक्रीज हो रही है। तो इस केस में वेरिएबल फोर्स के केस में हम वर्क डन अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो उसमें हम जो है पूरे पाथ को या पूरे डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर लेंगे। और जो है ना हम ये भी देखते हैं कि अगर वेरिएबल फोर्स है वो मैग्नीट्यूड के लिहाज से भी जो है ना वेरी हो रही है। और अगर हम जनरल केस लें तो रॉकेट के केस में भी हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट के जो है अगर स्ट्रेट पाथ नहीं है रॉकेट का तो हर पॉइंट पे जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के जो दरमियान क्या है, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल है वो भी चेंज हो रहा है। तो हम जनरल केस डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें दोनों चीज़ें जनरल वेरिएबल है फोर्स की, फोर्स की मैग्नीट्यूड के लिहाज से भी फोर्स वेरी हो रही है और जो डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल बन रहा है फोर्स का वो एंगल भी जनरल वेरी हो रहा है। तो लेट्स सपोज अगर हम जो है इस पूरे पाथ को जो है डिवाइड कर लेते हैं या पूरे डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स या स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं, और इंटरवल्स को हम कह देते हैं डेल डी वन डेल डी टू, डेल मीन स्मॉल इंटरवल्स, और हर इंटरवल के में जो फोर्स है, लेट्स सपोज फर्स्ट इंटरवल में फोर्स चेंज है, सेकेंड इंटरवल में ये फोर्स थोड़ी और भी ज़्यादा हो गई है तो फर्स्ट इंटरवल की फोर्स को हम F1 कह देते हैं, और सेकेंड इंटरवल या सेकेंड जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है सेकेंड इंटरवल में उसके लिए फोर्स F2 है। इस तरह अगर हम एंगल को देखें तो पॉइंट टू पॉइंट एंगल भी वेरी हो रहा है। तो फर्स्ट इंटरवल के लिए हम एंगल थीटा वन, इसी तरह एंगल थीटा टू और फिर अप टू एंगल थीटा एन, जितने इंटरवल में हमने डिवाइड किया। अब अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो हमने स्मॉल इंटरवल्स में जाने डिवाइड किया है इस होल पाथ को, तो हर इंटरवल के लिए हम जना वर्क डन जाने कैलकुलेट करें। ये हमारे पास इस ग्राफ से जना को फोर्स जो है 100 प्लस से स्टार्ट होकर ऑलमोस्ट जना 300 तक या अबव 200 300 तक जना फोर्स पहुँच गई, इसलिए ये फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ जना वेरिएबल फोर्स में जब भी हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल इंटरवल्स में हमने जना डिवाइड किया, तो हर इंटरवल के लिए हमारे इधर कैलकुलेट कर लेंगे बाय बेसिक डेफिनेशन। लेट्स सपोज फर्स्ट इंटरवल में जो हमारे पास फोर्स है उसको हमने F1 कह दिया है, और जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो डेल D1 है, और उस फर्स्ट इंटरवल में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो θ1 है। तो वर्क डन बाय बेसिक डेफिनेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं F1 डॉट डेल D1। उसके बाद हमारे पास जो बेसिक डेफिनेशन जो डॉट प्रोडक्ट की है तो हमारे पास F1 डेल D1 cos θ1, ये जो फर्स्ट इंटरवल में वर्क डन हमारे पास आ गया, क्योंकि फर्स्ट इंटरवल में जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल है वो θ1 है। इसी तरह सेकंड इंटरवल में भी हम वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे कि वो हमारे पास है W2 या डेल W2, स्मॉल इंटरवल है तो वर्क डन भी स्मॉल होगा, तो डेल W2 जो है ना वो F2 डेल D2 cos θ2 के बराबर है, और अप टू जो है ना
इंटरवल, सारे इंटरवल्स के लिए हम इसी तरह जो है वर्क डन फाइंड कर लेंगे। अब हमने टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो जाहिर बात है हर इंटरवल में जितना जो है हमने वर्क डन कैलकुलेट किया उन सारे इंटरवल्स के वर्क डन को ऐड कर लेंगे तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा फ्रॉम ए टू बी, यानी टोटल फ्लाइट के लिए या टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो उन सारे जो है वर्क डन, स्मॉल वर्क डन को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास ये टोटल वर्क डन है। अगर ये हमें ऊपर जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को अगर हम देखें तो इसको मैथ्स के एक जो है समीशन, एक टर्म है समीशन की वजह से हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। यानी अगर ये हमारे पास ये टर्म्स हैं तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ आई डी डेल डी आई कास थीटा आई, और ये आई स्टार्ट हो रहा है 1 से लेकर है। तो ये नीचे जो इक्वेशन है ये मैथमेटिक्स की वजह से हमने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, अदरवाइज ये ऊपर वाला जो है वर्क डन टोटल। अब वेरिएबल फोर्स में हमने देखा कि हमने जो है वर्क डन कैलकुलेट जो है कैलकुलेट करने के लिए हमने इंटरवल्स में जो है टोटल पाथ को जो है डिवाइड किया। इट मीन हम वेरिएबल फोर्स के लिए जो है इंटरवल्स में जो है टोटल पाथ को डिवाइड करेंगे, फिर हमारे पास जो है वर्क डन जो कैलकुलेट होगा वो सही तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मीन इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व आउट किया स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड करें। तो इन इंटरवल्स, जाहिर बात है इंटरवल्स की वजह से हमारा जो है वेरिएबल फोर्स की वजह से एक्यूरेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं वर्क डन। तो ये इंटरवल्स जितने ज़्यादा होंगे उतना जो है एक्यूरेट वर्क डन कैलकुलेट होगा। तो हम कहते हैं कि अगर हम एक्यूरेट वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरवल्स में एक डिस्प्लेसमेंट को जो है डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब डेल डी हम अप्रोचेस टू जीरो भी बहुत स्मॉल इंटरवल्स हम लेंगे। जब इंटरवल स्मॉल हो जाएंगे तो नंबर ऑफ इंटरवल्स ज़्यादा हो जाएंगे। यानी इसी टोटल पाथ ए से लेकर बी तक अगर हम 2 इंटरवल्स में डिवाइड कर लें इसको तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो एक्यूरेट नहीं होगा। जो अगर हम 10 या 20 इंटरवल्स में डिवाइड कर लें तो इंटरवल भी स्मॉल हो जाएगा, नंबर ऑफ इंटरवल्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, और उन इंटरवल से हम जो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो है वर्क डन एक्यूरेट वर्क डन। तो अगर हम एक्यूरेटली वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें जो है इंटरवल्स बहुत स्मॉल रखने पड़ेंगे और नंबर ऑफ इंटरवल्स ज़्यादा रखेंगे। थोड़ा सा जो इसी लेक्चर में हम ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में लोअर क्लासेस में भी कंसेप्ट है हमारा, इसको डिस्कस कर लेंगे। द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द अदर बॉडीज, या जिस फोर्स के साथ ज़मीन जो है वो अपने दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। इस ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स है, तो थोड़ा सा हमें कंसेप्ट होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड कौन सी फील्ड की हम बात करें। जमीन के इर्द गिर्द जो है ना जो स्पेस है या एक जो है ना राउंड रीजन है, जिस रीजन में जमीन किसी दूसरी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है वो उस जमीन की फील्ड है या उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। डेली लाइफ हम देखते हैं हमारे पास डिफरेंट फोर्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अर्थ अपनी तरफ खींचती है, तो डिफरेंट फोर्स के साथ हम कहते हैं वेट जितना है ऑब्जेक्ट का तो उस फोर्स के साथ जमीन उस चीज को अपनी तरफ खींच रही है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड हम जब उसकी स्ट्रेंथ देखना चाहे तो ग्रेविटेशनल फील्ड जमीन की एक प्रॉपर्टी है, तो होना तो ये चाहिए था कि ये कांस्टेंट हो हर एक ऑब्जेक्ट की। तो अगर हम सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड की अगर हम बात करें और उस फोर्स की बात करें और फोर्स की वजह से हम ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्कस करते हैं तो मे भी एक लाइट ऑब्जेक्ट के लिए हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो वीक है, उसके मुकाबले में एक हैवी ऑब्जेक्ट हमने ले लिया है, भारी ऑब्जेक्ट ले लिया है और उसकी जब हम फोर्स देखें तो वो ज्यादा होगी, हम कहें ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो ज्यादा है। तो एक जो है स्टूडेंट कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड कम है और दूसरा कह रहे हैं क्या ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा है। तो अगर हम ये जो है ना ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं तो वो हमें जो है ना ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को ऐसे जो है मेजर करेंगे कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ये पर यूनिट मास के हिसाब से अगर हम देखें तो दोनों स्टूडेंट्स की जो है स्टेटमेंट सेम हो जाएगी। अगर हम देखें जो फोर्स लग रही है पर यूनिट मास के हिसाब से, अगर एक 1 न्यूटन जो है हमारे पास फोर्स लग रही है और एक 10 न्यूटन लग रही है, तो अगर वो 1 न्यूटन वाला जो है ना 1 किलोग्राम पे उसको डिवाइड कर ले और 10 वाला जो है ना 10 किलोग्राम वाला उस फोर्स को 10 पे डिवाइड कर ले तो ऑलमोस्ट दोनों का रिजल्ट सेम हो जाएगा। तो एक हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं तो उसको हम सिंपली डिफाइन भी ऐसे करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास ऑन अ बॉडी इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, या सिंपली इसको हम जी भी कह सकते हैं। जो जी हमारे पास है वो ग्रेविटेशनल फील्ड बेसिकली हमें बता रही है। नहीं तो हम कह सकते हैं कि फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या वेट है
उसको अगर हम डिवाइड कर लें मैथ्स पर तो हमारे पास जो है वैल्यू ऑफ जी आएगी और वो कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल फील्ड में। तो हम कह सकते हैं अगर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ देखना चाहें तो उस फोर्स को जिस फोर्स से ज़मीन हम चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें उसको मैथ्स पे डिवाइड कर लें तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं कि ये जो है ग्रेविटी है या वैल्यू ऑफ जी। दैट्स हाउ यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड की अगर हम बात करें तो न्यूटन, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो उसकी जो यूनिट न्यूटन फोर्स की यूनिट है या वेट की, और पर यूनिट मास है तो ये चीज